वैसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा तथा बेसल उपापचय यानी कि एनर्जी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर। ठीक है, तो यूपी तपस्वी मुख्य सेविका के इस सिलेबस में एक चैप्टर दिया हुआ था बेसल उपापचय दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, इसको संक्षिप्त में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीएमआर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सारे लोग डिफिनीशन जानते होंगे कि जो कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा कहते हैं। अब देखेंगे ऊर्जा आती कहाँ से है। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा शरीर खाने में संचित ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। आपने सुना होगा, जानना होगा, पढ़ा होगा कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही हमारी ऊर्जा होती है। और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, क्वेश्चन देखने को बन सकता है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सूर्य, यानी कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो हमारा सूर्य से होता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो जो पेड़ पौधे होंगे वो सूख जाएंगे, ठीक, खाना नहीं बना पाएंगे और ना ही किसी चीज़ का विकास हो पाएगा। इसलिए जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है वो हमारा सूर्य है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, यह कभी नष्ट नहीं की जा सकती है। मैंने बताया ही पहले, आप लोग सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर में अगर ऊर्जा की डिमांड हो रही है, आपने देखा होगा जिस दिन आप ज़्यादा काम करते हैं उस दिन आपको ज़्यादा भूख लगती है। भूख इसलिए लगती है क्योंकि आपका शरीर जो होता है डिमांड करता है खाने की, कि आप खाना खाइए तो आपको एनर्जी मिल जाए। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, कभी कभी आपको इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब तुरंत या त्वरित एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो कैसे होती है, देखा होगा जो धावक होते हैं यानी जो दौड़ लगाते हैं, वो दौड़ से पहले आपने देखा होगा एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक टाइप में ये होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारा इंस्टेंट एनर्जी देता है तुरंत। फिर आप देखिए, आप आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आपके कभी दस्त हुआ होगा, दस्त होने के बाद अगर उल्टी आती है तो आपको कमज़ोरी महसूस होती है। कमज़ोरी महसूस के दौरान डॉक्टर आपको एक होता है इलेक्ट्रोल या ग्लूकोन डी पीने के लिए देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई थी, आपको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या, तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉल एक आता है। मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉल मांगेंगे तो इलेक्ट्रॉल देगा। और ग्लूकोन डी हमारे जो होते हैं ये हमारे इंस्टेंट एनर्जी के स्रोत होते हैं, तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो अगर हम दिन रात काम कर रहे होंगे तो हमको कभी कभी बहुत तेज़ काम करते करते चक्कर आ जाता है। चक्कर इसलिए आ जाता है क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की डिमांड है और ऊर्जा आपको नहीं मिल पा रही है, इसलिए आपको चक्कर आ जाता है, आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शरीर की ऊर्जा कब आवश्यकता होती है, जब आपके अंदर शरीर में निरंतर ऊर्जा का ह्रास होता है तो आपको भूख लगती है, और भूख लगने के बाद अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो आपको जाहिर सी बात है चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा देने वाले स्रोत एवं पोषक तत्व, यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं जो हमारी शरीर को ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर को तगड़ा बनाती है प्लस ऊर्जा भी देती है। प्रोटीन है, हमारी जो बॉडी होती है इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रोटीन जो हमारे शरीर निर्माण में सहायक होती है। तीसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के लिए, और विटामिन जो होते हैं ये पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को अच्छे से बांधे रहे। अगर विटामिन कमी हुई होगी तो आपका, हम चैप्टर जो हमारा चैप्टर विटामिन वाला, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाए थे विटामिन क्या होता है, कैसे स्रोत होते हैं, उनके क्या रासायनिक नाम है, तो आपको पढ़ सकते हैं, और वो अलग से वीडियो बना है। फिलहाल ये जो वीडियो हम अपडेट करते रहते हैं आपको, ये हमारे हाथ के खुद के हमारे नोट्स हैं, और आपको इसका रिवीजन क्लास चल रहा है। मैंने ऑलरेडी मुख्य सेविका का जो सिलेबस दिया है ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ, और जब ये पढ़ा रहा हूँ अभी मेरा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपके लगभग 60+ लेक्चर हैं जो आपके सिलेबस को कवर किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यूपी SSC मुख्य सेविका का जितना भी MCQ टाइप क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, वैसे भी क्वेश्चन हम करा रखे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ चेकआउट करेंगे तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पर अपडेट है, यानी कि पूरा टोटली कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चनों का। अब तो हम यहाँ तक हम टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए हैं। आज
कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी और आज डाला है लगभग। अब हम डेली 2-3 वीडियो डालेंगे चैप्टर वाइज की। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट कार्बोज जो होता है, कार्बोज प्लस वसा, और हम इन प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो हमको CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और ATP मिलेगा। यानी जो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्टोर होता है वो ATP फॉर्म में होता है। अगर ATP का फुल फॉर्म होता क्या है, ATP का जो फुल फॉर्म होता है ATP का, वो हमारा होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी ऊर्जा शरीर के रूप में संग्रहित होती है और सिक्कों के रूप में, यानी सिक्कों के रूप में ऐसे ऐसे रखी होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारा ATP जो फॉर्म होती है, ये ऊर्जा की फॉर्म होती है और हमारे शरीर में सिक्के के रूप में रखी रहती है, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ATP फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये हमारे शरीर में ATP के फॉर्म में रखी रहती है। दूसरा हमारा है प्रोटीन, इसको O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CO2 बनेगा, यूरिया और एनर्जी। अच्छा, यूरिया का फार्मूला होता है CONH2CO। क्या होता है? CONH2 CONH2CO, ये फार्मूला होता है यूरिया का। ठीक है, तो प्रोटीन हम लेंगे तो हमको CO2 मिलेगा, यूरिया प्लस ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा यहाँ भी मिलेगी, यानी कार्बोज से हमको ऊर्जा मिलेगी और एनर्जी से, दोनों फॉर्म में हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे ग्लाइकोजन तथा फैटी एसिड के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा स्टोर रहती है। किस स्टोर में रहती है? ग्लाइकोजन तथा फैटी एसिड के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर होती है। फैटी एसिड मतलब वही हमारा ATP के रूप में। दूसरा हमारा है खाद्य ऊर्जा का मापन, यानी खाद्य ऊर्जा का जो मापन होता है वो कैलोरी में होता है। कहीं एग्जाम में देखने को मिले कि खाद्य ऊर्जा के जो मापने की इकाई है वो हमारी कैलोरी है, यूनिट जो है इकाई है। अब देखेंगे, एक बार MCQ टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे, वहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि 1 किलो कैलोरी ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है हमारी, 1 किलोग्राम लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है वही हमारी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा कहलाती है। आप इसको स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम MCQ टाइप क्वेश्चन जहाँ करवा रहे थे वहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि 1 किलो कैलोरी ऊर्जा कितने ग्राम या कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो वहाँ पर आंसर होगा हमारा 1 किलोग्राम लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यकता होती है वो हमारी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा कहलाती है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा है पोषक तत्वों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, यानी कि जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उसमें हमारी कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। अब देखेंगे 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम वसा में आपकी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी, 9 KCl है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तीसरा हमारा 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तीनों अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा है कैलोरी मापने का यंत्र क्या होता है। कैलोरी मापने का यंत्र जो होता है हमारा कैलोरीमीटर या ऊष्मामापी, यानी कि कैलोरी मापने का यंत्र जो होता है उसे हम कैलोरीमीटर या ऊष्मामापी कहते हैं। शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को नापने में, व्यक्ति की प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता को मापने में, भोज्य पदार्थों की ऊर्जा का पता लगाने में कैलोरी मापने का इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मामापी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखेंगे कैलोरीमीटर ऊर्जा मापने के क्या प्रकार हैं। प्रथम जो प्रकार हमारा है प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। एक मिनट, एक क्वेश्चन को सही करना जरा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ये किलो नहीं होगा, कैलोरी सिर्फ होगा। कितना होगा? ये कैलोरी होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लिखने प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर किलो नहीं होगा, कैलोरी होगा। 1 ग्राम वसा में 9 ग्राम कैलोरी, 1 ग्राम में 4 ग्राम कैलोरी और 1 ग्राम में प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा। ये सब आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर किलो नहीं होगा, केवल कैलोरीज होंगी। ये आपको सही कर लेना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक गलती से लिख गया है, कोई नहीं, हमने आपको बता दिया है तो अच्छे से कर लीजिएगा। आप उसको सही कर लीजिए। 1 ग्राम में 9 कैलोरी KCl होता है। हमने वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया है, यहाँ पर KCl करके होता है ना, तो कैलोरी होगा, यहाँ पे किलो नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फिर से देखते हैं क्या है। कैलोरीमीटर ऊर्जा को मापने के प्रकार। जो हमारी कैलोरीमीटर होती है, ऊर्जा को नापने की जो मपनी होती है, उसके दो होते हैं, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। वार्म कैलोरीमीटर एंड ऑक्सी कैलोरीमीटर। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की माप करके ऊर्जा की गणना की जाती है। इसमें शरीर की उत्पन्न ऊर्जा की माप,
फिर इसमें क्या है, शरीर द्वारा ग्रहण की गई CO2 तथा निष्कासित CO2 के द्वारा ऊर्जा की गणना की जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें उत्पन्न ऊर्जा और इसमें ग्रहण की गई CO2 तथा निष्कासित CO2 की द्वारा ऊर्जा की गणना की जाती है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखेंगे ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, जूल है, सब लोग जानते हैं। ऊर्जा की कमी से होने वाला प्रभाव या रोग, यानी कि आपके शरीर में अगर ऊर्जा की कमी है तो उससे कौन से प्रभाव होंगे और कौन से रोग हो जाएंगे, देखेंगे। पहला हमारा है थकान, यानी आपके कभी कभी देखा होगा दिन रात काम करते रहते हो तो आप थकान लगती है। थकान इसलिए लगती है क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, आपके शरीर में ऊर्जा डिमांड हो रही है। वजन घटना, शरीर में अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आपका वजन भी घट जाएगा। चक्कर आएंगे, मैंने बताया ना कि आपको अगर शरीर में ऊर्जा लगातार कम हो रही तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। हृदय संबंधी बीमारियां, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, भाई दिन भर बैठे रहेंगे, मिर्गी आती रहेगी। ठीक है, क्या है, दिन भर बैठे रहेंगे, चक्कर आता रहेगा क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है। शरीर में सुस्ता, दिन रात आपका शरीर सुस्त रहेगा, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, श्वास संबंधी बीमारी हो जाएगी, पाचन संबंधी, ये सब लोग आप लोग कॉमन चीज़ें सब लोग जानते होंगे। अब देखेंगे हम बेसल उपापचय दर यानी कि BMR क्या होता है। ठीक है, BMR शरीर द्वारा आराम करते समय खर्च की गई ऊर्जा की यह मात्रा बनी हुई कैलोरी है। यानी कि BMR शरीर द्वारा आराम करते समय खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा या बर्न हुई कैलोरी होती है। मतलब कितनी कैलोरी बर्न होती है वही हमारी BMR होता है। बर्न यानी कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, ये हमारा बेसल उपापचय दर होता है। BMR शरीर द्वारा आराम करते समय खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा या बर्न हुई कैलोरी होती है। बर्न मतलब खपत की हुई कैलोरी होती है। अथवा अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को BMR कहते हैं। मतलब BMR ये होता है कि ये आप अनैच्छिक क्रिया जो होती हैं शरीर में आपके, जैसे क्या होता है, सांस लेना, हृदय का धड़कना, पलक झपकाना, आंखें बंद होना, ये सारी हमारी चीज़ें होती हैं, अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया में हमारी जो भी ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि जो भी कैलोरी व्यय होती है, खर्च होती है, उसे हम BMR कहते हैं, बेसल उपापचय दर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। ठीक समझ लीजिएगा BMR होता क्या है। BMR यह होता है कि हम सोते समय जो हमारी ऊर्जा खपत होती है, व्यय होती है, बर्न होती है, वही हमारा BMR होता है। अच्छा, जब आप सो रहे होंगे तो हो क्या रहा होगा, जब आप सो रहे होंगे तो आपकी सांस चल रही होगी, ठीक है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, आपके फेफड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। आपका हृदय चल रहा होगा, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता। जिस दिन कंट्रोल होगा उस दिन खत्म हो जाएंगे आप। ठीक है, तो BMR ये होता है कि आप सोते समय जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो उसमें ऊर्जा व्यय होती है, वही आपका BMR होता है। ठीक है, BMR होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है। और कहा गया है अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को BMR कहते हैं। यानी कि जो क्रियाएं अनिच्छिक होती हैं उनको करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम BMR की संज्ञा देते हैं। अब देखेंगे जीव की विभिन्न क्रियाएं, जैसे हो गया ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया में ही हमारी BMR यूज होती है। उठना, बैठना, खड़े रहना, दौड़ना, मारना, खाना, ये हमारी क्या है, ऐच्छिक क्रिया होती हैं। ऐच्छिक क्रिया वो होती हैं जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है। किसी को थप्पड़ मारेंगे क्या, तो हमारा कंट्रोल है, उसको मारे या ना मारे, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है। और कंट्रोल में किसे, जैसे अनैच्छिक क्रिया होती हैं, जैसे हृदय धड़क रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपकी पलक झपक रही है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। सांस ले रहे हैं आप, उसको रोक नहीं सकते हैं। आपको बाथरूम आया है तो क्या है, उसको रोक सकते हैं। तो ये हमारा ऐच्छिक क्रिया है। तो सांस लेना, हृदय धड़कना, फेफड़ों का कार्य, ब्लड सर्कुलेशन, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये आपके शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अब देखेंगे BMR निकालने का फार्मूला क्या होता है। आप इसको स्टार बना के लिख लीजिए कि BMR जो होता है इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है। वही BMR का निकालने का जिसका पुरुष का क्या होता है, 10 इंटू वेट, यानी कि 10 फिर मल्टीप्लाई बाई जिसका उतना वजन हो, प्लस 6.2 इंटू हाइट, यानी उसकी जितनी हाइट हो तो सेंटीमीटर रखिएगा, फिर -5 गुणे एज, यानी कि उसकी एज कितनी है, +5। तो ये आप बताने से अच्छा है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, BMR निकालने का फार्मूला होता है। ये पुरुष का होता है और ये महिलाओं का होता है BMR निकालने का। ठीक है, BMR बेसल मेटाबॉलिज्म रेट निकालने का फार्मूला होता है। आप इसको कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, BMR को मापने का यंत्र। देखो BMR को मापने का यंत्र क्या है, ऑक्सी कैलोरीमीटर या बेनी द्विकट रोप, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेनोडी कट रोप। क्या बोलते हैं, बेनीडक्ट रोप, बेनीडक्ट होता है, इसे बेनीडक्ट होता है, बेनीडक्ट रोप क्या होता है, बेनीडक्ट रोप, और हिंदी में इसे बेनीडक्ट रोप बोलते हैं और इंग्लिश में ऑक्सी कैलोरीमीटर बोलते हैं। BMR को नापने का यंत्र होता है। अडल्ट का BMR कितना होता है, 1600 से 800 KCL पर डे। कितना होता है, KCL पर डे, ये हमारा अडल्ट का होता है 1600 से 1800 के बीच। और जो वुमन का होता है, अडल्ट यहाँ पर अडल्ट कहा गया है मतलब वयस्क, पुरुष और महिला का जो BMR होता है, यहाँ पर महिला का दिया है वो 14 से 16 होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि अडल्ट का जो BMR होता है वो 16 से 1800 के बीच होता है और अडल्ट जो वुमेन का होता है वो 14 से 16 के
बीच होता है, तो उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यानी कि बॉडी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। आयु, पहला है आयु। आयु के अनुसार शरीर का विकास बढ़ता और घटता रहता है। बच्चे की आयु 1 से 2 वर्ष जो होती है बीएमआर बढ़ता है, 2 से 5 वर्ष बीएमआर थोड़ा सा कम होगा, फिर 10 से 18 वर्ष बीएमआर फिर बढ़ता है, 25 से 45 वर्ष प्रत्येक 10 वर्ष में बीएमआर 3% बढ़ता है, एंड 65 वर्ष तक 7% बीएमआर कम हो जाती है। ऐसे वहाँ पर फार्मूला था, जब इस फार्मूले में आप रखेंगे, ठीक है, इस फार्मूले में जब आप एज कैटेगरी को रखेंगे तो यहीं पर आपको ये बीमार का परसेंटेज निकल के आएगा कि किस एज में कितना बीमार घटता है या बढ़ता है। तो हम आयु के हिसाब से हम बीमार को क्या प्रभावित कर सकता है, आयु के हिसाब से क्या हमारा बीमार प्रभावित हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब देखेंगे भार के हिसाब से कैसे होता है। अगर भार है, वजन अधिक है तो बीमार हाई होगा, अगर कम है वजन तो बीमार लो होगा। अधिक पे अधिक और कम पे कम, आप याद कर लीजिए। भार में क्या होता है, अगर आपका वजन अधिक है तो अब बीएमआर आपका हाई होगा, और अगर आपका भार कम है तो आपका बीएमआर जो होगा वो लो होगा। अब बीएमआर को हम बार बार इसलिए शॉर्ट में बोल रहे हैं क्योंकि हम बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बोलेंगे तो बड़ा सेंटेंस जाएगा, इसलिए बीएमआर बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ जाइएगा। तीसरा है हमारा निद्रा। तो सोते समय जो होता है बीएमआर कम होता है और जागते समय बीएमआर हमारा अधिक होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा कि सोते समय जो आपका बीमार होता है वो कम होता है और जागते समय आपका जो बीमार होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है लिंग में। लिंग में पुरुष और बीएमआर हाई होता है और महिला का बीएमआर लो होता है, यानी कि लिंग के आधार पर हम देखेंगे कि बीएमआर कैसे प्रभावित होता है। तो लिंग के हिसाब से अगर पुरुष है तो उसका बीएमआर ज़्यादा होगा और महिला है तो उसका बीएमआर कम होगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथ बीएमआर को प्रभावित करती है। कौन सी जो हमारे शरीर के कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए कि बताओ ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बीएमआर को प्रभावित करती है, तो हमारी थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बीएमआर को प्रभावित करती है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। अधिक सक्रिय बीएमआर हाई होगा और कम अगर सक्रिय थायराइड है। देखो, अगर आपकी थायराइड जो ग्रंथि है वो ज़्यादा सक्रिय है तो बीएमआर आपका हाई होगा, और आपकी जो थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय है तो आपका बीएमआर लो होगा। क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो आप ग्रंथि के हिसाब से डिफरेंस कर लें। फिर नेक्स्ट हमारा है जलवायु। क्या है, गर्म जलवायु होगी तो बीएमआर कम होगा और ठंडी जलवायु होगी तो बीएमआर अधिक होगा। देखो हम पढ़ा रहे हैं कि बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। आपको क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में, आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी जब तक आप पढ़ेंगे तभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम करवाते हैं तो उसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पर आप आंसर नहीं सही कर पाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा है आप थ्योरी क्लास लीजिए, अच्छे अच्छे नोट्स बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ज़्यादा बड़े और हैवी नोट नहीं बनाना है क्योंकि आपको एग्जाम करेक्ट करना है, कोई आपको बुक लिखनी नहीं है, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट बनाइए और एग्जाम में उनको अच्छे से लिख डालिए, पढ़ डालिए, याद कर लीजिए और डेली रिवीजन करते रहिए। जब डेली रिवीजन करेंगे तभी आप जान पाएंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए साथ साथ हम देखो, हम आपको केवल अपने यूट्यूब चैनल पे हम मुख्य सेवा का पढ़ा रहे हैं, उस पर हम थ्योरी क्लास का रिवीजन भी करवा रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। जैसे आपके 100 एग्जाम में क्वेश्चन आना वैसे भी हम एक क्लास डालते हैं, और आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। और अलग से अगर इधर उधर से हमें कोई क्वेश्चन मिलता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वो भी हम अपने चैनल पर डालते हैं। परसों एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है, हमने बहुत अच्छा से वीडियो डिस्कस किया, इसलिए उसको हम डाले थे क्योंकि आपके सिलेबस में मातृ मृत्यु दर है, कहीं क्वेश्चन देखने को ना मिल जाए, इसलिए मैंने वो वीडियो बना के अपडेट कर दी थी आप लोगों को। वो करंट का न्यूज़ है, ठीक है। तो कहीं एग्जाम में अगर छप जाए तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए, ये मेरी प्रॉबिलिटी है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पर। अगर हमारा शारीरिक जो क्रिया है वो कम है तो हमारा बीएमआर कम होगा, और अधिक, और हमारा जो शरीर है उसकी क्रियाशीलता अगर अधिक होगी, क्रियाशीलता अधिक होगी तो बीएमआर हमारा क्या होगा, अधिक होगा। कम में कम और अधिक में अधिक। अब देखेंगे क्रियाशीलता के आधार पर कैलोरी माप क्या है। अगर क्रियाशीलता कम है तो मेल में 24 कैलोरी होगी और फीमेल में 2100, यानी कि देखिए यहाँ पर फीमेल का हमेशा कम है, फीमेल का क्या है, पूरे पुरुष का तो ज़्यादा है, फीमेल का कम है। तो आप एक को याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर जो आपके शरीर जो है क्रियाशील कम है तो जो मेल का बीएमआर होता है वो 2400 होता है और फीमेल का 2100 कैसियल होता है। और अगर मध्यम है तो 2800 होगा और 2400 होगा, और अगर बीएमआर अधिक है तो 3900 और 2800 होगा। कितना होगा, 3900 2800। तो ये आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो हमारी रहेगी 100 क्वेश्चनों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, यही हम दुआ करते हैं, और पढ़ाई लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिन में आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।